तो आप यहाँ स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है जून 2014 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में। इवन ये जो क्वेश्चन है वो नेट एग्जामिनेशन में भी रिपीट हुआ है, और टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और देखें, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो परिभाषा है, जो डिफिनीशन है उसकी, आ, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने देखा था कि अलग अलग थिंकर्स हैं, जैसे कि चाहे वो साइमन हो, चाहे हेनरी फेयोल हो, वुड्रो विल्सन हो, एल डी वाइट हो, इन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके जो है उन्होंने डिफिनेशन दी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल अलग डिफिनेशन है यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि ये जो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा थिंकर है, कौन सा ऐसा विचारक है जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 18 डिफिनेशन, मतलब 18 परिभाषाएं उसने जो है बनाई हैं, और उसको उसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, 18 जो है डिफिनेशन को उसने क्रिएट किया है, और उन जो डिफिनेशन है, वो जो परिभाषाएं हैं, उसको कैटेगराइज किया कर दिया है, उसको उसका वर्गीकरण कर दिया है 4 कैटेगरीज में। और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल, लीगल, ऑक्यूपेशनल और मैनेजरियल। मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक, वैधानिक, व्यावसायिक और प्रबंधकीय, ये 4 कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जब ये एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन, तो ये जो चीज़ें हैं ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। और क्या क्या बोलते हैं, सैफरिज ने रसल की जो इनकी जो ओरिजिनल बुक है, जिस बुक में इन्होंने इस डेफिनेशन की बात की है, तो इस सेम बुक को ही मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड मतलब अपलोड किया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सैफरिज और रसल की जो पब्लिक एड की बुक है, उसमें इनकी ये डेफिनेशन और जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई है, कैटेगराइज किया है इसको, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑफ व्यू से, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें पोटेंशियल है इस क्वेश्चन में कि ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन करें। और इसका जो आंसर है जो है इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सैफरिज और रसल ने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 18 मतलब 18 परिभाषाएं दी हैं, और उसके बाद में उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और हम अभी बात कर रहे थे पिछली क्लास में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और भी तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक यूनिट है, एक शाखा है, कह सकते हैं कि एक सेक्शन है, हम कह सकते हैं किसके, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन के तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे डील करता है? बेसिकली जो पब्लिक अफेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है, तो उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो पब्लिक अफेयर्स हैं बेसिकली, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में हैं। जो कह सकते हैं कि जो ऐसे मामले, ऐसे विषय जो लोगों से संबंधित हैं, और ख़ास तौर पे इसका जो प्रबंधन है, इसका जो मैनेजमेंट है, वो किसके ज़रिए से किया जाता है? जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की कार्यपालिका शाखा जो है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उससे कनेक्टेड हों। और आप आगे की क्लास में हम जब देखेंगे जब कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं। देखिए यहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला चैप्टर है, यहाँ पे कई क्वेश्चन, कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कि पहला जैसे इसमें क्वेश्चन हो गया कि डिफिनेशन हो गई है उसकी, फिर आप देखेंगे कि इसको स्टडी करने का जो अप्रोच है वो कैसा है। कुछ जो थिंकर हैं वो कह सकते हैं कि इंटीग्रल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, कि व्यापक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। कुछ थिंकर ऐसे हैं जो संकुचित दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कह सकते हैं मैनेजरियल अप्रोच का। इसमें फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो थिंकर ब्रॉडर अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, कह सकते हैं या फिर इंटीग्रल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, उनका ये मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है तीनों चीज़ें स्टडी करनी चाहिए। जो सरकार के 3 अंग हैं, जो 3 उसकी ब्रांचेज हैं,
उसके कार्यों को जो है, उसके वर्क्स को हमें स्टडी करना है। लाइक जैसे चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशियरी हो। और जो उसका जो संकुचित दृष्टिकोण है, उसमें जो थिंकर्स हैं, उस दृष्टिकोण को मानने वाले, उस अप्रोच को फॉलो करने वाले, उनका ये मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो संबंध है सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है। और आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो हर जगह पे है। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी फैमिली में भी है, इवन आपकी फैमिली भी इंक्लूड है। हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कह सकते हैं कि प्रशासन है, वो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें, चाहे वो किसी मंत्रालय को देखें, किसी विभाग को देखें, किसी विश्वविद्यालय को देखें, किसी कॉलेज को देखें, तो वहाँ पे उसके प्रबंधन को ठीक तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वहाँ पे संस्थाएं हैं, वहाँ पे लोग हैं, स्टाफ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब देखिए वहाँ पे दो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मतलब जो स्टाफ हैं जो काम को कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने में जो है कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी लग रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, मशीनें हैं, लैब हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या है कि ये मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और ये भी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। लेकिन हम इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा को आप देख लें, हिमालय को देख लें, ये भी संस्थाएं क्या है कि ये भी अपने आप में यहाँ भी मैनेजमेंट का काम होता है। कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से परफॉर्म, मतलब उसको संपादित करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है महिला सशक्तिकरण के लिए कोई काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है, जो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, वो उसके लिए जिम्मेदार है कि वो पॉलिसीज बनाएगा, वो लागू करेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन आप देखिए सिर्फ एक मंत्रालय ही इन्वॉल्व नहीं होता किसी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में। आप देखेंगे पॉलिसी का फॉर्मुलेशन का एक अलग काम है, तो मंत्रालय देखिए एग्जीक्यूट भी करता है और अपनी तरफ से जो सजेशन है वो देता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे हम देखते हैं कि जो है, जो गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूट जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, विधायिका है, वो एक ड्राफ्ट बनाती है, कानून मतलब एक मसौदा तैयार करती है, फिर उसमें पार्लियामेंट में बहस होती है, फिर वो एक कानून बन के तैयार होता है, एक पॉलिसी बन के तैयार होती है। और उस पॉलिसी को फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिनिस्टर है रिस्पॉन्सिबल होता है। और मिनिस्टर खुद उसको जो है कह सकते हैं कि खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करता, बल्कि उसके अंडर में जो आप देखेंगे जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो उन पॉलिसीज़ को जो है लागू करते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो है हम देखते हैं कि यही जो नौकरशाह हैं, जो सिविल सर्वेंट है, वो पॉलिसीज़ को जो है लागू करते हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर एक जगह पे इन्वॉल्व है। बस ये है कि उसका नेचर पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है? और कुछ थिंकर्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट। तो कुछ थिंकर ऐसे हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं मानते, कहते हैं कि दोनों सेम चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पॉलिसी उनको बनानी हो तो सबसे पहले वो एक प्लानिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, स्टाफ उसके लिए एक सिलेक्शन, ठीक है ना? उसके बाद में वो अपना एक उसको कैसे मतलब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए वो एक डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना? उसके लिए वो एक प्लान बनाएँगे, ठीक है? उसके लिए एक एक पूरा एक लेखा-जोखा उसका तैयार करेंगे, उसके लिए बजट भी चाहिए, और अल्टीमेटली वो पॉलिसी कैसे काम कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हुआ है, उसके लिए अल्टीमेटली आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग होती है, कि उसकी रिपोर्ट बनती है। और बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं आप देखें, जो पॉलिसीज़ उनकी बनती है, जो नियम कानून बनते हैं उनके, और पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी लाई जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि जो उसकी रिपोर्ट है, उसको जो है सदन, जो जो पार्लियामेंट है उसके सदन पे, उसके पटल पे जो है रखा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है, कुछ थिंकर्स ऐसे ऐसे हैं जो मानते हैं कि फ़र्क है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकारी महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ प्राइवेट। लेकिन हालांकि आप देखें तो दोनों का काम एक ही जैसा होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी पॉलिसी को अगर आपको बनाना हो, चाहे प्राइवेट लेवल पे या पब्लिक लेवल पे, गवर्नमेंटल किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से,
तो वहाँ पे उनको एक पूरा उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, एक उसका नक्शा बनाना पड़ेगा, उसका एक ढांचा बनाना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कुछ थिंकर्स हैं, उसकी एक कैटेगरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें हेनरी फेयोल हैं, ठीक है ना। ये मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क नहीं है। आगे की क्लास जो होगी, जब हम पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो इस टॉपिक को वहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। और जो चैप्टर 1 है, वहाँ से इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानते हैं, कुछ ऐसे थिंकर्स जो साइंस नहीं मानते हैं, कुछ आर्ट मानते हैं, कुछ जो है आर्ट नहीं मानते हैं, कुछ जो है उसको फिलॉसफी मानते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे आपको एक हिंट्स दे रहे हैं कि चैप्टर 2 में कौन कौन से ऐसे जो है कॉन्सेप्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको जब भी आपको पढ़ना है तो इन चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया मैनेजरियल व्यू के बारे में और इंटीग्रल व्यू के बारे में, थोड़ा सा आप इसको देखें और समझें पहले। यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको आज मैं इसका जो है पीडीएफ आपको दे दूंगा, और वैसे भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये बुक है पूरी, ठीक है। तो आप इसमें नोट डाउन कर लें, जैसे कि कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, उसको आप नोट डाउन कर लें। नंबर 1, ये जो वुड्रो विल्सन की जो डेफिनेशन है, ये बुक जो है पब्लिक एड की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप लक्ष्मीकांत की पब्लिक एड की बुक वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लें, वुड्रो विल्सन की जो डेफिनेशन हो गई। और आप जब इनके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो एक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो थिंकर्स हैं, ये किस तरह के अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, उनके हिसाब से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नेचर कैसा है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल एल.डी. वाइट की जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो परिभाषा आप देख रहे हैं, इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा, देखिए आप देखते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं एल.डी. वाइट की जो है, एक मिनट। एल.डी. वाइट जो देखिए, चूंकि ये इंटीग्रल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं और ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है वो अपने आप में क्या, कि वो जो है सरकार के तीनों अंगों को, देखिए क्या लिखा है, ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब कह सकते हैं कि से कानून को बनाना, या जिसे जो लोक नीतियाँ होती हैं, जो देखो पब्लिक पॉलिसी का मतलब लोक नीति। तो जो लोक नीति को बनाने में जो प्रक्रिया शामिल है, ठीक है ना, वो हर एक प्रक्रिया को, हर एक स्टेज को जो इन्वॉल्व करते हैं, कि उसमें शामिल मानते हैं। तो जब आप डेफिनेशन को देखेंगे तो उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो आप जो है वुड्रो विल्सन की जो डेफिनेशन है नंबर 1, नंबर 2 एल.डी. वाइट की है, लूथर गुलिक की और साइमन की है। और उसके बाद आप फिफ्नर की भी डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, और विलोबी, वाल्डो, और ये दिमाग को छोड़ देंगे तो भी कोई वो नहीं है। और इधर ये जो डेफिनेशन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इन्होंने दे दिया है वैसे, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। डीमॉक एंड डीमॉक को आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। बाकी इसमें तो बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, 2 पेज में तो डेफिनेशन दी हुई है। आप इतनी सारी डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, वही चीज़ें स्टडी करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को लेकर के। तो कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को मानते हैं कि वो इंटीग्रल, मतलब व्यापक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। वो इंटीग्रल का मतलब व्यापक, मतलब इसे इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, शामिल, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, मतलब ये सारे हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे वो मतलब हर एक यूनिट की, सरकार की जो हर एक ब्रांच है, जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, हर एक को की एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। और जो इंटीग्रल अप्रोच को फॉलो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, या फिर जो मैनेजरियल, या फिर कह सकते हैं कि जो नैरो अप्रोच को फॉलो करते हैं, नैरो जो संकुचित दृष्टिकोण है उसको जो फॉलो करते हैं, तो वो सिर्फ उनका ये मानना है कि जो कार्यपालिका की जो शाखा है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसी के एक्टिविटीज़ को जो है हमें बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप ये फंडामेंटल डिफरेंस समझ लें कि इंटीग्रल में क्या है कि तीनों ऑर्गन्स को पे वो फोकस कर रहे हैं, तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें शामिल कर रहे हैं। और जो है मैनेजेरियल में क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसकी एक्टिविटीज़ को जो है इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आपको बस ये देखना है
कि कौन से थिंकर का नाम जो है इंटीग्रल अप्रोच में आता है कि और किसका मैनेजेरियल में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे एल डी वाइट, ये कर्सर का आप मूवमेंट देखें यहाँ पे, एल डी वाइट और डी मॉक हो गए, और उसके अलावा और भी थिंकर्स। मैं इसकी एक लिस्ट आपको नहीं होगा तो बना करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो मेरा फाइनल नोट्स है उसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं। तो फिलहाल इस आप बुक में देखें। तो और इसके बाद में इंटीग्रल में आपने दो एल डी वाइट को देख लिया, डी मॉक को देख लिया। इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई ऐसी बुक नहीं है जो हर एक टॉपिक को कवर कर ले। हम यहाँ पे क्या कि हम 3-4 किताबों को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद में हम तो इंटीग्रल में आप इंटीग्रल लिख लें और दो थिंकर्स का नाम लिख लें, एल डी वाइट का लिख लें और डी मॉक का नाम लिख लें, और मैनेजेरियल में लिख लें, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके, मतलब दोनों से पूछा गया है, इंटीग्रल से भी पूछा गया है। तो इसका एक कोड वर्ड है SST लूथर गुलिक। आपने इसे के लूथर गुलिक के बारे में आपको ने पहले भी पढ़ा था, उनकी बुक थी 1937 में पब्लिश हुई थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट कोर की थियोरी को, सिद्धांत को जो है उसमें प्रस्तावित किया था, उसमें ठीक है उसमें उसका प्रतिपादन किया था। तो साइमन स्मिथबर्ग और जो है साइमन हो गया, स्मिथबर्ग हो गया, थॉमसन और लूथर गुलिक, यहाँ पे 4 थिंकर्स हैं, इसके नाम नोट डाउन करिए और इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा गया है। आप अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक आइडिया होगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोटागोनिस्ट ऑफ इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको डीमॉक को बताया था, राइट। आप यहाँ पे देखें ना, इस नोट्स में आप देखें, यहाँ पे अगर इंटीग्रल अप्रोच की बात करें तो इस नोट्स में आपने देखिए, यहाँ पे डीमॉक का नाम मीन्स आपको दिख रहा है, डीमॉक का नाम और एल डी वाइट का। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है किसकी, इंटीग्रल की। तो साइमन और गुलिक तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। आपको नेट के एग्जामिनेशन में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करना है, मतलब विकल्पों की छटनी करनी है, आपको एलिमिनेट करना है कि इसमें क्या नहीं है। इसमें पूछा कि कौन कौन से हैं, तो आप इसमें ये देखिए कि कौन कौन से इसमें नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे 4 थिंकर्स हैं, कौन कौन से हैं, SST के कोड वर्ड मैं आपको बताता हूँ, साइमन स्मिथबर्ग थॉमसन एंड लूथर गुलिक, SST एंड लूथर गुलिक, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए स्मिथबर्ग हो गया, साइमन हो गया, थॉमसन हो गया और लूथर गुलिक। तो यहाँ पे देखिए, आप जब इस विकल्प में देखेंगे तो आप साइमन और लूथर गुलिक को जो है बाहर कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन सी में आप देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन 1 एंड 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नेट के एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है, बल्कि क्या है कि आपको छांटना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हमने एक नई चीज़ सीखी कि हेनरी फेयोल भी जो है उसी कैटेगरी में आते हैं, किसमें, इंटीग्रल अप्रोच में आते हैं। तो यहाँ पे अपनी लिस्ट में जो आपकी जो नोट्स की जो लिस्ट है उसको आप में ऐड ऑन करना है। क्या, यहाँ पे जो आप जहाँ पे एल डी वाइट का नाम आप देख रहे हैं, डीमॉक का नाम देख रहे हैं, आपको यहीं पे हेनरी फेयोल का भी नाम ऐड करना है। तो वैसे भी एक कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो सब कुछ एक साथ में एक जगह इंक्लूड कर दे, आपको 4-5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और फिर आप देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिसंबर 2014 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है किससे है, हर्बर्ट साइमन से क्वेश्चन है। और आप देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो नेट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखिए, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन ने जो अपना डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी है, तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कौन कौन से जो स्टेज शामिल नहीं है। आप देखें यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं लेकिन उसका नेचर कैसे चेंज होता है। अब आप देखें यहाँ पे, आपको याद होकर आपने पिछली क्लास को देखा होगा, या वीडियोस आपने देखे होंगे जो मैंने यूट्यूब पे डाले। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जून 2005 में पूछा गया था, और यहाँ पे पूछा गया कि वो ऐसा कौन सा थिंकर है जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 3 एक्टिविटीज़ को शामिल करता है, इंटेलिजेंस, डिज़ाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस, डिज़ाइन एंड चॉइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, और यहाँ पे इसमें क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आप देखें, इसमें घुमा दिया गया। इंटेलिजेंस से आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटेलिजेंस एक्टिविटी यहाँ पे, चॉइस एक्टिविटी आप देख रहे हैं सी में,
और यहाँ पे फिर देख रहे हैं डिज़ाइन एक्टिविटी। तो ये तीन, तो इसमें तीन एक्टिविटीज़ ये शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्पेक्युलेटिव जो है इसमें पूछा है, इसमें देखिए, और एक चीज़ ये भी देखिए, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और यहाँ पे तो जो क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें इजी है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे देता कि ए बी सी सही है या बी सी डी सही है, इस तरह का विकल्प होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा देगा आपके सामने, और इसमें से कोई एक पॉइंट आप मिस करेंगे तो एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। और सबसे चीज़ यहाँ पे जो लोग एग्जाम हॉल में मिस्टेक करते हैं वो ये कि ये नॉट पे फोकस नहीं करते, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कर पढ़ देंगे, नॉट को जल्दी में स्किप कर देंगे। तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसमें एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है या इंक्लूड करने की बात की जा रही है, मतलब उसमें शामिल करना है या निकालना है। तो यहाँ पे निकालने की बात हो रही है, मतलब कौन सा नहीं है, तो स्पेक्युलेटिव हो जाएगा। और अगर यही एग्जाम में ये पूछा तो यही नॉट नहीं होता तो ऑप्शन ए सी और डी करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे की क्लास में हम देखेंगे, तो इसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक्चुअली साइमन का नाम है ना, यहाँ पे साइमन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो साइमन जो है रैशनल चॉइस एवरेज को इस्तेमाल करते हैं जब भी, वैसे भी आप जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको तार्किक निर्णय लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हर्बर्ट साइमन का यहाँ पे नाम फिर से इस्तेमाल आया हुआ है। और साइमन ने क्या है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो देखिए ये जो उनकी बुक है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, ये किताब जो है इनकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये उसमें रिपीट हुए हैं। तो आपको मैं एक पूरी एक लिस्ट बना करके दे दूंगा। मैं कुछ किताबें लिख रहा हूँ, तो उसमें क्या कि थ्योरी और थॉट के, पब्लिक एड के, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो थिंकर्स हैं उनकी बुक का सारा नाम एक जगह पे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे वो चीज़ें आपको एक जहाँ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी। और उसको पढ़ने इसको इस लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये 900 पेज की जो बुक है इसको स्टडी की है, प्लस इसके अलावा और भी जो किताबें हैं उसको स्टडी की है, ताकि एक कंप्लीट लिस्ट आपको बना के दी जा सके जहाँ पे सारे क्वेश्चन इंक्लूड हों। अब यहाँ पे देखिए जरा सा, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जो जनवरी, अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है जो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए हैं, वो देखिए उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इसमें पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू दैट एडमिनिस्ट्रेशन comprises the work of only those person who are engaged in performing managerial task function। देखिए ना किस तरह से इसको में घुमाया गया क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है सही मायने में जो है जो इंटीग्रल अप्रोच है और मैनेजरियल अप्रोच है, मतलब व्यापक जो दृष्टिकोण है और संकुचित दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये शब्दों का खेल है, एक शब्दावली जो है इसकी बदल दी गई है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे थिंकर हैं जिनका ये मानना है, हाँ, कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ जो है कार्यपालिका जो शाखा है उसी की एक्टिविटीज़ को जो है शामिल करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कौन से थिंकर्स मानते हैं? वो थिंकर्स जो मैनेजरियल अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो फिर से आप देखिए मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया है, SST गुलिक, मतलब साइमन, स्मिथवर्ग और थॉमसन। तो आप देखिए यहाँ पे विक्टर थॉमसन हो गया और साइमन हो गया और गुलिक हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हेनरी फेयोल, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही डी बाहर होगा आप देखें यहाँ पे, हालांकि इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या है कि उसमें जो है आपको जो ऑप्शंस हैं वो मोस्ट देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस यहाँ पे आप देखें और यहाँ देखिए ये आप यहाँ पे बुक में देखें, तो बुक में आप यहाँ पे देखेंगे अगर जो अप्रोच है मैनेजरियल अप्रोच, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ आपको दिखेगा साइमन का नाम दिखेगा, स्मिथ और थॉमसन का दिखेगा और लूथर गुलिक का दिखेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं भी जो है हेनरी फेयोल का नाम शामिल नहीं है। और यहाँ आप देखें, यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या किया कि लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन, ये तो क्लियर हो गया कि ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और सी ये तो इसमें इंक्लूड है, तो ठीक है ना।
तो ए बी सी इंक्लूड है यहाँ पे, तो हमको देखना है कि ए बी सी कहाँ पाया जा रहा है। तो यहाँ पे ए क्योंकि नहीं है यहाँ पे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आपको किसी बुक से नहीं बल्कि ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। आपको अपनी जो रीजनिंग पावर है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखें, आपको मैंने कोड वर्ड बताया था एसएसटी गुलिक, तो गुलिक यहाँ पे है, हर्बर्ट साइमन थॉमसन है, ठीक है ना। तो ए बी सी कहाँ पे है, ए बी सी, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन के आंसर आपको चूज करने हैं, ठीक है ना। आपको तो ये जो बुक में आपने लिस्ट देखी यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें साइमन है, स्मिथ और थॉमसन है। तो ए आपका ए बी और सी, तो ए बी सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, इस ऑप्शन में। तो मतलब आपको ऑप्शन डी ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन देखिए, मेरे पढ़ाने का जो तरीका उसमें ये है कि हम आपको जो एग्जाम की जो गहराइयाँ हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो पेचीदगी है उसकी, जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, हम उसको आपको दिखाएंगे, एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी अगर करेक्ट है, आपको बता, जैसे अभी जो आंसर की आई है कमीशन की, उसने आपको बता दिया कि ऑप्शन डी सही है या ए सही है या बी सही है, लेकिन ऑप्शन डी क्यों सही है और कैसे सही है वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ताकि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। इन केस मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर सकें। और फिर आप देखें, ये जो प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको देखें, ये प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको हमने इस क्लास में पढ़ाया था, शुरू में आपको बताया था यहाँ पे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर्ड बर्नार्ड। तो यहाँ पे जिसकी इस तरह के जो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपको दो के भी नाम मालूम हो तो भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसको, उसको साइमन ने लिखा है। तो सबसे पहले आप देखें, दूसरा देखें, ए का दूसरा ऑप्शन। और आपको हमने बताया था चेस्टर्ड बर्नार्ड के बारे में बताया था। चेस्टर्ड बर्नार्ड के एक तरह से कह सकते हैं कि वो शिष्य हैं, वो उनके कह सकते हैं फॉलोवर हैं। जो हर्बर्ट साइमन की जो फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, कैसा दर्शन, जो उनका कह सकते हैं जो प्रशासकीय दर्शन है, उसका जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग है, वो किससे इन्फ्लुएंस है, चेस्टर बर्नार्ड से। और हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड, ये दोनों ऐसे थिंकर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है बिहेवियरल अप्रोच को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने देखा पॉलिटिकल थियरी में जो है डेविड ईस्टन को हमने देखा, पॉलिटिकल थियरी में जो है डेविड ईस्टन जो है बिहेवियरल अप्रोच को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन, ये दोनों जो है इसको जो है बिहेवियरल अप्रोच को जो कह सकते हैं, जो व्यवहारवाद की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको ये किसमें कह सकते हैं कि इसमें लागू करते हैं, इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं पब्लिक एडमी, ये दोनों थिंकर्स। फिर यहाँ पे देखें क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन, आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, उसकी शब्दावली बदल रही है, उसकी टर्मिनोलॉजी बदल रही है, और क्या है कि क्वेश्चन के नेचर को जो है एग्जामिनर मैनिपुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, ये भी क्वेश्चन देखिए, आपको हमने बताया था जो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमने वहाँ पे स्टेज 3 में हमने देखा था कि हर्बर्ट साइमन ने और भी उसके अलावा और भी थिंकर्स थे, उन्होंने जो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को उन्होंने कहा कि उसको चैलेंज किया, कहा कि ये जो है अपने आप में महज कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, मिथ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट हैं, और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको अपनी रीजनिंग अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे, और सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट है इसको पढ़ेंगे और ये देखेंगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। एक असर्शन है और एक रीजन है, एक कथन है, एक कारण है, इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो आपको असर्शन को भी पढ़ना है, कथन को भी पढ़ना है, और कारण को भी पढ़ना है, रीजन को पढ़ना है। और इसके बाद ये देखना कि क्या दोनों सही हैं या नहीं। अगर दोनों सही हैं तो मतलब ये कि इसका मतलब ये कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये दोनों में से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक विकल्प सही है या एक गलत है। और हमें ये भी देखना है
कि इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है, इन दोनों में आपस में कोई संबंध है कि नहीं। ये जो कथन दिया गया है उसके बाद में जो उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके नीचे जो कारण दिया गया है, तो क्या ये उस कथन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसके अगेंस्ट है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था क्लास में कि हर्बर्ट साइमन है, उन्होंने कह सकते हैं कि जो क्लासिकल थेरीज हैं उनका, देखिए अब यहाँ पे प्रोवर्ब शब्द नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इस पे इस्तेमाल हो रहा है कि इसको उन्होंने रेडिक्यूल किया था, मतलब उनका उपहास बनाया था, उनकी हंसी उड़ाई थी, उनका मजाक बनाया था। तो जाहिर सी बात है, जब आप कह देंगे ये संगठन मतलब जो है ये जो संगठन के सिद्धांत जो आप बता रही हैं, सिद्धांत नहीं बल्कि कहावतें हैं, मिथ्या है, तो एक तरह से उसका उपहास ही तो कर रहे हैं, ये उसके एक कह सकते हैं उसको रेडिक्यूल ही तो कर रहे हैं, मजाक ही तो उसका उड़ा रहे हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। फिर वो कह रहा है कि क्लासिसिस्ट मतलब जो है, जो क्लासिकल जो थिंकर है, जो परंपरावादी जो विचारक हैं, वो किसमें इन्वॉल्व हैं, प्री ऑक्युपाइड, वो व्यस्त है किसमें, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू कॉस्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। हमने आपको देखा, एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, आप कई तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, नियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि जो अप्रोच है, तो इस अप्रोच में जो थिंकर्स है ना, उनका दो ही उद्देश्य है, ठीक है ना। आप उसमें देखें, जो क्लासिकल थिंकर है उसमें हेनरी फेयोल का नाम आता है, और जो है टेलर का नाम आता है, जो उनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको आप देखेंगे। तो ये जो थिंकर्स हैं, इससे फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आप देखें, तो वहाँ पे कोशिश ये की गई कि कैसे इफिशियंसी को, कैसे दक्षता को, किसी संगठन के जो दक्षता है काम करने की, जो इफिशियंसी है, उसको कैसे जो है और बेहतर बनाया जा सके, और एट द सेम टाइम ये है जो उसकी जो कॉस्ट है, मतलब किसी काम को परफॉर्म करने की, किसी काम को पूरा करने की, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी, नोट डाउन कर लीजिए आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करें, ठीक है ना। जो इफिशियंसी, मैंने कहा ना कि आपको सारी चीज़ें एक ही किताब में एक जहाँ नहीं मिल सकती हैं, आपको उसके लिए बहुत अलग अलग किताबों को पढ़ना पड़ेगा, और गहराई में पढ़ना पड़ेगा, और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इफिशियंसी का मतलब होता है मतलब दक्षता, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाना है, और इकोनॉमी का मतलब मितव्ययता, कि कैसे उसके खर्च को जो है कम कॉस्ट को जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो क्लासिकल थियरिस्ट हैं, वो ह्यूमन फैक्टर्स को नहीं ध्यान देते हैं, वो इंसान को एज ए मशीन ट्रीट करते हैं। हाँ, जबकि हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको सिर्फ पैसा ही इन्फ्लुएंस नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो क्लासिकल थियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है एक पर्टिकुलर कोई अ, कर्मचारी है, कोई श्रमिक है, कोई वर्कर है, उसको आप प्रॉपर अमाउंट में आप पैसा देंगे तो पूरी मेहनत से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मनी तो एक फैक्टर है जो आपकी परफॉर्मेंस को, जो आपकी इफिशियंसी को जो है बेहतर बनाता है, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को, जो आपकी जो इफिशियंसी है किसी संगठन की, उसको इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई वर्कर है, कोई जूनियर वर्कर है, वो किसी काम को कर रहा है, और कोई कोई सीनियर आके उसको जो है मोटिवेट कर दे कि आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ये जो संगठन है, इसकी की जो जिम्मेदारियां हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, इसको आप बहुत पूरी तरीके से, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। और मैं जब आपकी उम्र में था, या जब मैं आपकी स्टेज पे था, जब मैं जूनियर था, तो मैं चीज़ों को इतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाता था। तो जो जूनियर है ना, उसका ऑटोमेटिक जो है, जो मोटिवेशन का जो लेवल है, उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, जो उसकी थॉट है वो जो है और ब्रॉड हो जाएगी, और बहुत ईमानदारी से और दक्षता के साथ वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सीनियर ने उसको जो है उसकी प्रशंसा की, उसको प्रेज किया है। तो ये जो ह्यूमन फैक्टर है, जो मोटिवेशन सिर्फ पैसे से ही नहीं आता, बल्कि और भी फैक्टर्स हैं, और ये जो इकोनॉमी को लाने के लिए और भी तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले जो श्रमिक हुआ करते थे वो काम करते थे, उनसे 12 घंटे 14 घंटे काम करवाए जाते थे,
और उनको बीच में लंच ब्रेक भी नहीं मिलता था। लेकिन आप थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मतलब उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, आप बीच में एक लंच ब्रेक रखिए उनको 30 मिनट्स खाने के लिए और 30 मिनट्स आराम करने के लिए। तो जब वो 1 घंटे का ब्रेक लेंगे तो उनका जो एनर्जी लेवल है, जो मोटिवेशन लेवल है, फिर से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स पे जो है, जो क्लासिकल थियरिस्ट थे, जो परंपरावादी विचारक थे लोक प्रशासन के, उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। तो फिर हम बाद में देखते हैं एल्टन मेयो आते हैं, वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को वो प्रपोज करते हैं। तो वहीं से फिर जो मानवीय संबंध है, जो ह्यूमन फैक्टर्स है, उसको वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे देखें, फिर से क्वेश्चन आ गया है कि देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विचारक है जिसने जो है प्रशासन और राजनीति की का जो विभाजन है उसको रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। कोई बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैसे ऑप्शन तो आंसर दिया हुआ है। हर्बर्ट साइमन ने ही कहा था ना, आपको याद होगा, प्रोवर्स, जो उनकी बुक है प्रोवर्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें दो काम है, उन्होंने दो बातें कही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो है पॉलिटिक्स वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। और ठीक है ना, क्योंकि आप देखें कि कभी कभी जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, वो कानून बनाने का काम करती है, एक गाइडलाइन दे देगी कि आपको इस समय के अंदर में जो है पार्लियामेंट को इस विषय पे कानून बनाना ही बनाना है। तो कहने का मतलब ये कि आप बिल्कुल इसको अलग नहीं कर सकते। जो सरकार के 3 अंग हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखें अमेरिका में, देखिए आप, वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है, और साथ ही साथ में चेक एंड बैलेंस का काम होता है। चेक एंड बैलेंस मतलब ये कि ये जो सरकार की जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपस में ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जिससे जो है जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स अगर कंप्रोमाइज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वो जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जो है नल एंड वाइड घोषित कर सकती है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो है, और आपने देखा कि वुड्रो विल्सन ने, फ्रैंक गुडनो ने जो है अपनी बुक में, जो है रॉबर्ट मर्टन ने जो है अपनी जो है शुरुआत दौर में आपने देखा कि ये ऐसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक फ्री और इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में अगर इस्टेब्लिश करना है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इस्टेब्लिश करना है, तो आपको इसे पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा। और फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में, साइमन से एक क्वेश्चन था कि इसमें से किस थिंकर ने कहा है कि जो संगठन के जो सिद्धांत हैं वो अपने आप में क्या है, कहावतें हैं, मिथ्या हैं, नारे हैं, पॉम्पस आइडेंटिटीज हैं। तो यहाँ फिर से हर्बर्ट साइमन का हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देखें, अब ये देखिए क्वेश्चन है तो चैप्टर 1 से ही कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। आप जब पढ़ेंगे कि कौन से थिंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानते हैं, कौन साइंस नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे एक थिंकर है गुलिक। आपने ना गुलिक एंड उरिक का नाम सुना था ना, उसमें वो कहते हैं पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बुक लिखी है। तो कहते हैं लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न बाय प्रिंसिपल। ठीक है, जो मतलब जो है जो संगठन है, जैसे कि फिजिक्स है उसकी अपनी कुछ थियरीज हैं, जैसे कि आप देखें इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, उसका उसका जो रूल ऑफ ग्रेविटी है, आप देखते हैं उसमें बहुत सारी थियरीज हैं, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी थियरीज हैं। मतलब हर एक साइंस के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं ना। उसी तरह से फॉर एग्जांपल आप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है कुछ थियरीज हैं। जैसे कि कोई भी संगठन हो तो उसमें क्या होगा कि जब वो पब्लिक पॉलिसी बनाएगी, लोक नीति को बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो एक एक क्रम उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो वही बात वो कहते हैं गुलिक। और यहाँ पे आप देखें फिर से क्वेश्चन आ गया है कि हु एम द फॉलोइंग मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर से आपको जो है, हम आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, आगे की क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और इसके बाद जो है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए ना 2019 में साइमन से क्वेश्चन आया हुआ है, वही जो प्रोवर्ब्स वाला क्वेश्चन है, इसको हमने अभी किया है क्लास में। तो गाइस, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। और